आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागति के प्रथम नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम पहले पढ़ चुके हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर है, जिसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन यह नियम बताता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लेकिन प्रथम नियम बता नहीं पाता कि जो परिवर्तन है वह किस दिशा में होगा। अतः एक ऐसे नियम की आवश्यकता होगी जो हमें परिवर्तन की दिशा बता सके। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वह ये तो बता देता है कि ऊर्जा में परिवर्तन होगा, रूपांतरण होगा, लेकिन किस दिशा से होगा और कौन सी दिशा में होगा यह नहीं बता पाता। अतः रूपांतरण की दिशा या परिवर्तन की दिशा बताने में सक्षम नहीं है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसलिए हमें एक नए नियम की आवश्यकता होगी जो हमें यह बता सके कि ऊर्जा में परिवर्तन किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है। So first law of thermodynamics says that energy cannot be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form. So this law states the change or about the change of energy or its transformation, but it does not indicate any uh, thing about the direction. So the first law does not says anything about the direction, that what will be the direction of transformation. So we need a law which can states or which can indicates, which can say about the direction of transformation or change. ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ऊर्जा का प्रथम नियम ऊर्जा के परिवर्तन के बारे में तो बताता है, लेकिन उसकी दिशा के बारे में नहीं बता पाता। इसलिए हमें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता हुई जो हमें प्रक्रम के संपन्न होने की दिशा बताता है। So the second law of thermodynamics which says about the direction. That's why this law is needed. स्वतः प्रक्रम, spontaneous processes. स्वतः प्रक्रम एक निश्चित दिशा में संपन्न होते हैं एवं अग्र दिशा में संपन्न होने वाले प्रक्रम, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि पानी का या पानी के ऊपर से निचले तल में बहना, और जब दोनों तल बराबर हों, जब दोनों तल बराबर हों तो बहना रुक जाता है, बहना रुक जाता है। अर्थात एक दिशा मिलती है जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। और अगर गैस के बारे में बात करें तो गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होती है या उनका मिश्रण होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि पानी किस ओर से किस ओर जा रहा है या गैस किस ओर से किस ओर प्रसारित हो रही है, विसरित हो रही है। तो ऐसे प्रक्रम जो बिना किसी बाह्य एजेंसी के अपने आप होते हैं वह स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं, और यह स्वतः प्रक्रम एक ही दिशा में अग्र दिशा में संपन्न होते हैं। और जैसा कि मैंने उदाहरण बताया, पानी का ऊपर से नीचे की ओर बहना। Spontaneous processes. Spontaneous processes are such processes which proceed in a direction, or to say in a forward direction. For example, we can say flow of water from top to bottom, or diffusion of gases from high pressure to low pressure. So this or these spontaneous processes
flow in a direction. Now, स्वतः प्रक्रम के लक्षण। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्वतः प्रक्रम में किसी प्रकार का कार्य खर्च नहीं होता। स्वतः प्रक्रम अनुक्रमणीय प्रक्रम होते हैं जो एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। विपरीत दिशा में स्वतः प्रक्रम को कार्य करना है तो ऊर्जा खर्च होगी या कार्य किया जाएगा। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान स्वतः प्रक्रम में ऋणात्मक होता है। एंट्रोपी परिवर्तन का मान प्रक्रम में धनात्मक होता है। So, characteristics of spontaneous processes. There is no work done by any external agency in spontaneous processes. Spontaneous processes are irreversible processes which accomplished in a direction. If we have to reverse back to original position or go back, then we have to do work, or there is expenditure of energy. In these spontaneous processes, the change in free energy is negative. The change in entropy in these spontaneous processes is positive. So when the change in free energy is negative or the change in entropy is positive, then we can say the process is spontaneous, or we can say the process is irreversible, or we can say this cannot attain any equilibrium. ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथन। स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। विभिन्न वैज्ञानिकों ने ऊष्मागतिकी को विभिन्न तरीकों में परिभाषित किया या कथन किए हैं। सभी स्वतः प्रक्रमणीय अवस्था प्राप्त होने तक होते हैं एवं बिना किसी बाह्य बल के संपन्न होते हैं। क्लासियस द्वारा दी गई परिभाषा ऐसा संभव नहीं है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी कार्य के ऊष्मा का प्रभाव कम ताप से अधिक ताप की ओर हो जाए, अर्थात बिना किसी बाह्य बल की आवश्यकता के कम ताप से अधिक ताप की ओर प्रभाव नहीं होता। There are so many statements about second law. The first one is the spontaneous processes, if have to reach reversibility, then we have to do work. Clausius also explained this second law by saying this: in a cyclic process, if you are doing a work from reverse or in reverse direction of spontaneity, then we have to apply work, or we have to do work for this so that it can be accomplished. As we can say, if we have to transfer heat from low temperature to high temperature, then it cannot be accomplished by the use of external agency. We need external forces which do this forcefully. So these are the statements for second law. Here I end this introductory session of thermodynamics. Thank you.